जो चुनाव हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो उनका 400 सीट का नारा है, ये बिना ईवीएम के, बिना मैच फिक्सिंग के, बिना सोशल मीडिया और प्रेस पर दबाव डालकर, खरीदकर, ये 180 पार नहीं होने जा रहा है, सब मिलाकर। नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और सानंद होंगे। रामलीला मैदान में हुई रैली और उसमें उमड़ा जनसैलाब आप लोगों ने भी देखा ही होगा। वो जनसैलाब इस मायने में तो महत्वपूर्ण रहा ही कि सरकार की सारी कोशिशों के बावजूद कि उतनी बड़ी रैली सफल न हो पाए, उसके लिए जो भी सरकार कर सकती थी, साम दाम दंड भेद सारे उपाय किए गए, लेकिन वो जनसैलाब जबरदस्त रूप से सफल रहा। विपक्ष अपने पूरे तेवर के साथ उसमें मौजूद है और उनकी सबकी बातें भी जो है आप लोगों ने सुनी होगी। सवाल ये कि उसमें जो कहा गया और जो लोग उमड़े वो तो खैर महत्वपूर्ण है ही, सारे का सारे विपक्ष लगभग ऑलमोस्ट उसमें था ही। बेसिक चीज ये है कि वो जो पूरे विपक्ष को हताश कर देने की जो रणनीति रही भारतीय जनता पार्टी की, कांग्रेस के फंड्स पे चंदा बैन लगा करके और ये सब करके और तमाम छोटी पार्टियों को तोड़ करके और केजरीवाल को गिरफ्तार करके एंड टाइम पे, ये सब जो सारी चीज़ें की भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष को हताश करने की, जैसे लगा उस रैली को देख के लगा कि इसका सबका विपक्ष की जो हताश करने की जो रणनीति चली थी भारतीय जनता पार्टी ने, उसका कहीं कोई असर उस रैली पर नहीं हुआ। सारे लोग थे, उनके अपने एजेंडे थे, उन्होंने अपनी बातें कहीं, खासतौर से क्या उनको करना है क्या नहीं करना है, ये सब सारी बातें उसमें हुई। आप लोगों ने भी उसको देखा ही होगा, उसको दोहराने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं जितना कि उस रैली के अर्थ समझने की ज़रूरत है। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि इसकी थोड़ी सी पिछले उससे थोड़ी सी इसको देखा जाए तो कुछ समझने में ज़्यादा मज़ा आएगा। भारतीय जनता पार्टी जब आई उन 2014 में, तो वो अपने पूरे क्या नाम है उसके साथ आई, अपने नैतिक उसके साथ, जो नैतिक चोला उसने ओढ़ रखा है उसी नैतिक चोले के साथ आई और कि ये है वो है, मतलब हम जो कुछ होता है पूरा उनका एक बहुत पुराना नैतिक चोला उन्होंने ओढ़ रखा है, उसी नैतिक चोले के साथ आई और उस नैतिक चोले को और अब जामा पहनाने के लिए प्रधानमंत्री ने अपने बहुत से झूठ भी बोले जनता को भ्रमित करने के लिए, जैसा कि मैं कह भी चुका हूँ। ये सब सारी बातें हुई, लेकिन बहुत जल्दी ही धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी जितने बड़े नैतिक चोले के साथ वो आई थी, वो पूरा का पूरा नैतिक चोला बहुत ही तेजी से एकदम तार तार होने लगा। नैतिक चोला तो जो तार तार हुआ तो हुआ ही हुआ। सबसे बड़ी बात है कि गवर्नेंस के मामले में भी कोई भी सरकार की जो पहली जो आवश्यकता होती है वो होती है गवर्नेंस। उसका जो नैतिक चोला था और जो गवर्नेंस की उसकी वो थी प्रतिबद्धता, वो दोनों ही एक एक करके तार तार होने लगी। नोटबंदी में मामला गड़बड़ाया, उसमें क्या नाम है कोरोना में मामला गड़बड़ाया और इस तरीके से आपके क्या नाम जीएसटी में मामला गड़बड़ाया, ये सब सारी चीज़ें उसमें हुई। और ये तो ये गवर्नेंस के मामले और उसके अलावा दिन प्रतिदिन में भी जब वो खिलाड़ी महिला खिलाड़ी जो थे वो ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले में उन्होंने वो किया तो बड़ी संवेदनशीलता से उन सब लड़कियों को सीटा गया, ये सब सारी चीज़ें हुई। तो वो जो और ये तो हुआ उसमें, और नैतिक जामा में जो उन्होंने पहना रखा था धीरे धीरे, आपका क्या नाम है जो ये पुलवामा वाला कांड हुआ, ये सब सारी चीज़ें जो हैं ये सब धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी का जो नैतिक और वो जो जामा था कि हम बहुत अच्छी गवर्नेंस देंगे और नैतिकता के तो सबसे बड़े अलमबरदार हम ही हैं, ये काम उन्होंने किया। कालांतर में धीरे धीरे ये बात साबित होने लगी कि भारतीय जनता पार्टी का कुल एक एजेंडा है कि किसी तरीके से हमको सत्ता में बने रहना है, उसके लिए हम कुछ भी करेंगे। ये चीज़ बहुत ही कई बार दोहराई जा चुकी है, अब चर्चा चल रही है इसलिए फिर बता रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र का ही मामला था, ये अजीत पवार को कहा कि 70,000 करोड़ रुपए की आरोपी है और तीसरे दिन उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया। और उसके अलावा गवर्नेंस में आपको ये जो मणिपुर जल रहा था उसमें आज तक प्रधानमंत्री को जाने का समय नहीं मिला। तो कुल मिलाकर के और जो सरकार की अक्षमता साबित होती गई, त्यों तो जो था विपक्ष पर
दबाव लगातार बढ़ाया जाने लगा उनको उनको नष्ट करने के या उनको पस्त करने के बहुत से क्या नाम है कारनामों के साथ साथ। एक तो जैसे गिरफ्तारी वगैरह तो हो ही रही थी, जैसे ईडी, सीबीआई और क्या नाम है इनकम टैक्स के छापे लगातार मारे ही जा रहे थे, ये सब तो हो ही रहा है, आप लोग देख ही रहे थे। और साथ ही साथ एक वो जो क्या नाम है एक मतलब झूठ बोलने का प्रोसेस भी लगातार चल रहा था, ये सब भी लगातार लगातार हो रहा था। यानी जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी की नैतिकता का और अक्षमता का चोला धीरे धीरे मतलब हटने लगा, वैसे वैसे उसकी जो विपक्ष के जो दमन की जो प्रोसेस था वो बढ़ने लगा लगातार। ये प्रोसेस हुआ, आप लोगों ने भी देखा ही होगा। और लंबे समय तक उससे निपटने का विपक्ष ने कोई उपाय भी नहीं किया, वजह चाहे जो भी रही हो, बहरहाल ऐसा ऐसा हुआ। इसके चलते ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी जो थी वो अपनी मनमानी करने में एकदम से समझ लीजिए कि एकदम बहुत बुरी तरीके से आगे रही। और उसके साथ उसकी बहुत से ऐसे भी पल आए जब भारतीय जनता पार्टी की और खासतौर से नरेंद्र मोदी की अहमन्यता के भी क्षण सामने आए। जब वो संसद बनी तो उसमें राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया और ये सब सारी चीजें हुई, जिससे कि लगता था कि एक अहमद तानाशाह जो है अपनी मनमानी कर रहा है। लेकिन कालांतर में जो भी होता है ठीक ही होता है। कालांतर में धीरे धीरे विपक्ष भी सक्रिय हुआ और धीरे धीरे चीजें को उसकी जो नैतिकता और उसका वो कड़ाई खुलने लगी। इसमें जो सारी की सारी वो जो लगातार सामने, उसमें सबसे बड़ी कलाई तब खुली जब वो क्या नाम है इलेक्टोरल बॉन्ड का पर्दाफाश हुआ। इलेक्टोरल बॉन्ड का पर्दाफाश हुआ तो ये मान के चलिए कि वो एक तरीके से राज्य द्वारा प्रायोजित लूट का पर्दाफाश हुआ, ऐसा कहा गया। और ये फैक्ट भी है, जैसे जो जो चीजें छन के सामने आ रही हैं उसमें ये साबित होता जा रहा है कि राज्य जो था उसको इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए लोगों ने इधर इलेक्टोरल बॉन्ड दिए, उधर उनको मनमाना काम मिला, या क्या नाम है उनको उनकी इच्छा पूर्ति कर दी गई। या जैसे उसमें जो जिस मामले में अरविंद केजरीवाल को पकड़ के बंद कर दिया, उसी मामले के जो मुख्य आरोपी था उसको 55 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर के छोड़ दिया। ये सब सारी चीजें सामने आने लगी। लोकतंत्र में ऐसा होता है कि लोकतंत्र को जैसा बनाया गया है, उसके जो मतलब चेक एंड बैलेंस की व्यवस्था है, उस चेक एंड बैलेंस की व्यवस्था में आप लाख छुपाइए लेकिन चीज़ें सामने आ ही जाती हैं। वो चीज़ें भी सामने आई धीरे धीरे। और वो ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में तो समझ लीजिए कि पूरा खजाना भग से खुल गया कि ये क्या हो रहा था इस सरकार में। मतलब एक तरीके से जैसा मैंने बताया कि वो राज्य द्वारा प्रायोजित लूट की एक बहुत बड़ी महागाथा लिखी गई, जिसपे कालांतर में जब ये सरकार नहीं रहेगी या भविष्य में कभी भी इस पे जब और भी पूरा खुल के चीज़ें सामने आएंगी तो ये सब चीज़ें जो है उस पे इतिहास लिखा जाएगा। ये तो इतनी ही बात हुई जितनी कि क्या नाम है जो सामने आई, मतलब राज्य सरकार के रहते हुए जो लोकतंत्र की क्या नाम है जो चेक एंड बैलेंस की व्यवस्था है, उसके चलते सरकार के रहते हुए ही उस सरकार के द्वारा जो स्टेट प्रायोजित लूट की व्यवस्था है वो सामने आई। अभी ये मान के चलिए कि जब ये सरकार नहीं रहेगी तो उसकी कितनी कथाएं सामने आएंगी, जैसे इमरजेंसी के दौर में बाहर निकल के सामने आई थी। ये भी एक बात हुई। और उसके अलावा एक चीज़ और भी सामने आई, इस राज्य की जो फिलहाल जो राज्य चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, इसको अपने एजेंडे के आगे और किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं। जैसे उसमें भी सबसे बड़ा जो किसानों का मामला है वो इसी तरीके की बात बता रहा है कि किसानों के, जबकि अभी भी इकोनॉमी में किसान जो है वो सबसे ज़्यादा अहम रोल प्ले करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था अपनी जो सारी गड़बड़ियों के बावजूद इसलिए स्टेबल है कि यहाँ के किसान जो है बहुत बड़ी रीढ़ है, काफ़ी अनाज पैदा कर रहा है। लेकिन उसके बाद उस किसानों की बात भी नहीं सुनने की जो वो है उस पर ही अब सरकार चल पड़ी और उसमें सैकड़ों लोग मर गए, वो सब सारी बातें अपनी। ये सारी कुल मिला करके व्यवस्था की गई। और आज की तारीख में तो ये मान लीजिए कि विपक्ष को हताश करने के लिए वो सारे के सारे काम किए जा रहे हैं, जो लगातार चर्चा होती रहती है। आज भी मैंने बहुत सी बातें बताई और भी आप लोग देख रहे होंगे। बावजूद उसके रामलीला मैदान में बहुत बड़ी जुटान जुटी और सबने अपने अपने एजेंडे पेश किए, सारी बातें हुई। और उसमें जो है वो अगले चुनाव में ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई कि इस अगले चुनाव से हम कैसे निपटेंगे। और एक चीज़ और इस रैली में जो सबसे बड़ी चीज़ जो उभर के सामने आई कि जो भी इस विपक्ष को हताश करने की जो भी रणनीतियाँ, साम दाम दंड भेद की नीतियाँ भारत सरकार ने, भाजपा की सरकार ने चली, वो सारी की सारी नीतियाँ फ्लॉप हो गई। इस महारैली की सफलता तो ये इतना तो मिनिमम कहा ही जा सकता है। और इस रैली की उससे भी बड़ी सफलता ये होगी कि भारतीय जनता पार्टी जीते या हारे या विपक्ष जीते या हारे, लेकिन इतना तय जानिए कि भारतीय लोकतंत्र का भविष्य उज्ज्वल है।
जो भी चुनाव के नतीजे होंगे उससे लोकतंत्र पर अब कोई खतरा नहीं पैदा होने वाला है। ज़्यादा ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर जीत जाएगी। हालांकि ये भी कहना तो मुश्किल है, लेकिन बहरहाल चूंकि भारतीय जनता पार्टी के पास चुनाव जीतने के बहुत से साम दम दंड भेद वो मौजूद है, और सबसे बड़ी बात है कि उसके पास सत्ता की ताकत है। लेकिन अगर वो जीत भी जाती है तो भी इस हालत में नहीं रहेगी कि वो भारतीय लोकतंत्र का कुछ नुकसान पहुंचाए, या जो माफिया राज्य की स्थापना वो करना चाहती है उसकी स्थापना में सफल हो। इतना तो इस रैली ने तय कर ही दिया है। यही इस रैली की सबसे बड़ी सफलता है। बाकी तो जो है सो सामने आएगा ही 2-3 महीने में। अब आपको अगर हमारा वीडियो पसंद हो तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और भी ऐसी बातें आपको बताता रह सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हम जरूर बताना चाहेंगे, देश में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने सर्वे किया है, उसमें आंकड़े हैं कि आज देश में बेरोजगारों में से 83% युवा है। पढ़े लिखे युवाओं में बेरोजगारी लगभग 65% है। ग्रामीण क्षेत्रों में सिर्फ 17-17.5% युवाओं के पास